हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया था और मैंने कहा था कि आज से हम लोग अपने पीवाईक्यू पर चलेंगे। ठीक है, तो हमारा पीवाईक्यू हमने सबसे पहला टॉपिक जो ले रखा है वो ले रखा है कॉम्प्रिहेंशन 2017। तो हम लोग 2017 से जितने भी हम सीसेट में क्वेश्चंस देखने को हम लोगों को मिले हैं, तो हम सारे क्वेश्चन जो हैं 1 बाय 1 इस पे लगाएंगे। चाहे वो आपका मैथ से रिलेटेड हो, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंटरपर्सनल स्किल वगैरह हो, सारी चीज़ें हम इस पर देखेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। आखिर कॉम्प्रिहेंशन जो है वो है क्या। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंशन कई लोगों को दिक्कत आती है, यहाँ तक कि जो मैं आज ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ना केवल यूपी पीसीएस के लिए बल्कि यूपीएससी के लिए भी आपको कारगर सिद्ध होने वाली है। क्या ट्रिक है, कॉम्प्रिहेंशन को हल कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में तो आप जो है पेपर छोड़ के आ जाएंगे। तो सबसे पहला मैं कुछ यहाँ पे टिप्स देने वाला हूँ। तो क्या वो टिप्स हैं, तो सबसे पहली टिप्स जो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन कैसे हल करना है, चाहे वो यूपी पीसीएस में हो चाहे वो यूपीएससी में हो। आप एक बात तो जानते ही हैं कि कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग, एक एक पेज के आते हैं। पीसीएस में तो छोटे ही पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ पीसीएस पे अपेक्षा जो है यूपीएससी में बहुत ही लॉन्ग होते हैं। ठीक है, यूपीएससी जो है वो एक एक पेज का पैसेज दे देती है और जिसे पढ़ना और फिर उसके आंसर्स हमें देना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो सबसे पहली जो टिप्स है आपको सबसे बाद में करना है। ठीक है, ये जो कॉम्प्रिहेंशंस हैं सबसे बाद में आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहली टिप्स तो ये है, बाद में सॉल्व करना है। ठीक, जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, जिनकी स्पीड सही है, एक्यूरेसी सही है, तो वो आप कर भी सकते हैं, लेकिन मेरी राय जो है वो यही है कि बाद में इसको सॉल्व करें। सेकंड जो टिप्स है वो ये है कि आप लोग देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा क्या होता है, ऑर्डर जो दिया होता है वो ऑर्डर दिया होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसका मतलब होता है कि पैसेज को पढ़ें। ठीक है, तो बस यही काम आपको नहीं करना है। ठीक, क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है रीड द फॉलोइंग, क्या होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यही आपका ऑर्डर दिया होता है, चाहे वो हिंदी में हो, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश में हो। इंग्लिश में ये दिया होगा और हिंदी में दिया होगा कि इस हिंदी गद्यांश को पढ़ें। तो आपको यही काम क्या करना है, यही काम नहीं करना है। अच्छा, आपको ये काम नहीं करना है, फिर करना क्या है। तो तीसरी जो टिप्स आ जाती है, आपको क्या करना है, पैसेज को रीड नहीं करना है, आपको रीड करने हैं क्वेश्चंस। क्या करने हैं, क्वेश्चंस रीड करने हैं। जब आप क्वेश्चंस रीड करेंगे, क्वेश्चंस रिमाइंड रहेगा, तो फिर क्या होगा, तो आपको फिर पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस अगर रिमाइंड है तो पैसेज पढ़ के आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये टिप्स जो हैं ये आपकी काम आने वाली हैं आपके कॉम्प्रिहेंशंस में, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। ठीक है, तो हम लोग आज कॉम्प्रिहेंशंस ही देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या तरीका रहता है उनका, तो वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी जो स्लाइड है वो अभी मैं लगवाता हूं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो स्लाइड है वो लग गई होगा। और पहला जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है वो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। तो पहला लग गया है हमारा, जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का है, तो हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन 1 to 5, तो 1 से 5 तक इसमें क्वेश्चंस हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, देखिए आया लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज, तो यही काम आपको नहीं करना है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो क्या है, पैसेज पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो पढ़ेंगे क्या, तो पैसेज तो मैंने लगा दिया है। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला है देखिए वो है, विच ग्रामर बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक। तो ये आपको बताना है। तो देखिए अब हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, सारे पढ़ सकते हैं आप लोग या 1 by 1 पढ़ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ग्रामर बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक। तो देखिए क्या है, ऑप्शंस हैं, पाणिनीज,
पतंजलिज एंड अनोन ग्रामेरियर, और फिर है कतन्या। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है ऑप्शन? तो द ग्रेट पैसेज देख लेते हैं। द ग्रेट ग्रामर ऑफ पाणिनि विच इफेक्टिवली स्टेबलाइज द संस्कृत लैंग्वेज प्रीसपोज द वर्क ऑफ मैनी अर्लियर ग्रामेरियंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहली लाइन देखते हैं, द ग्रेट ग्रामर ऑफ पाणिनि विच इफेक्टिवली स्टेबलाइज द संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज आप लोग जानते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज मानी जाती है। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया होगा। क्या क्वेश्चन का आंसर मिल गया? तो पाणिनि इसका आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस पाणिनिज ग्रामर गिव डैश टू संस्कृत लैंग्वेज। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन जो है वो है इनस्टेबिलिटी, बी ऑप्शन स्टेबिलिटी, एबिलिटी एंड इनएबिलिटी। तो क्या हो जाएगा इसका आपका? देखिए, तो देखिए पहला ही लाइन जो है वही आपका इसका आंसर है। देखिए क्या है, इफेक्टिवली स्टेबलाइज्ड लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, तो यहां पे कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो द ग्रेट ग्रामर ऑफ पाणिनि विच इफेक्टिवली स्टेबलाइज्ड द संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, हु मेड द मैनी एरर्स एंड फॉल्स डेरिवेशंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखिए, पाणिनि, पतंजलि, द अर्ली ग्रामेरियंस, द लेटर ग्रामेरियंस। तो देखिए पैराग्राफ में आपको मिल रहा होगा, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, प्री सपोज द वर्क ऑफ मैनी अर्लियर ग्रामेरियंस। ठीक, देखिए यहाँ पे एक लाइन आई हुई है, मैनी अर्लियर ग्रामेरियंस। तो प्री सपोज मतलब होता है पूर्व निर्धारित किसी चीज, अनुमान, पूर्वानुमान। तो जो पाणिनि में बुक लिखी हुई थी वो मोस्ट साइंटिफिक तो थी, और किसको देखकर लिखी गई थी? क्योंकि जो हमारे पहले के जो ग्रामेरियंस थे उनमें कुछ त्रुटियां पाई गई थी, और उन त्रुटियों को सही करते करते फिर उन्होंने एक नई बुक का निर्माण किया। ठीक है, तो वही आपका ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? फिर सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन है, विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ वर्ड। क्या है बेसिक एलिमेंट? तो देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया है प्रीफिक्स, दूसरा है सफिक्स, फिर है रूट और इन्फेक्शन। तो देखिए प्रीफिक्स क्या होता है? आप लोग एग्जाम काहे का दे रहे हैं? यूपीपीसीएस प्री का दे रहे हैं। तो देखिए प्री यहां पे जो वर्ड है, मतलब प्री माने होता है पहले। ठीक है, तो पहले आपको प्री एग्जाम पास करना है, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो ये स्टेप्स हैं। तो वैसे ही यहां पे प्रीफिक्स ध्यान रखिएगा, प्रीफिक्स माने होता है उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं वो कहां लगते हैं? पहले लगते हैं, इसलिए यहां पे जो है प्री जो है वो वर्ड आया हुआ है। तो प्रीफिक्स माने होता है उपसर्ग। तो इसमें पूछा गया कि बेसिक एलिमेंट क्या होता है किसी भी वर्ड का? तो प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो रूट होता है, रूट, तो रूट में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ये हालांकि हिंदी का है मैटर, और इंग्लिश का भी मैटर है। जब आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज जब पढ़ते हैं, बीए वगैरह में जाते हैं, तो रूट एक होता है। रूट मतलब होता है चाहे वो प्रीफिक्स हो चाहे वो सफिक्स हो। ठीक, जैसे आपका इसमें से ही अगर हम निकालें तो प्री, ये क्या है? प्री जो है वो है प्रीफिक्स। ठीक है, इसमें प्री जो है वो क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। और सफिक्स का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो लॉजी। ठीक है, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। जैसे आप लोग सोशियोलॉजी, किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, सोशियोलॉजी, तो उसमें लॉजी मिला, तो लॉजी क्या है? सफिक्स माने होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। और उपसर्ग होता है प्रीफिक्स माने। तो उपसर्ग जो पहले लगते हैं और प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। तो सोशियोलॉजी मतलब समाज का अध्ययन, यानी समाजशास्त्र। तो ये आपके रूट वर्ड होते हैं कुछ। ठीक है, तो लॉजी क्या है? लॉजी इज अ रूट वर्ड, प्री इज अ रूट वर्ड। तो इसमें बेसिक एलिमेंट पूछा गया, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द अर्ली इटेमोलॉजिस्ट डिवाइज्ड प्रिंसिपल। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपके क्या है? विच वर्क करेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने देख रखा है, यहाँ पे कौन सा कहाँ पे है, देखिए लाइन। तो ये लाइन है आपका, यहाँ पे इरस डेरिवेशंस देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन में देखिए ये आपको मिला है। दो द अर्ली इटेमोलॉजिस्ट वर करेक्ट इन प्रिंसिपल, दे मेड मैनी एरर्स एंड फॉल डेरिवेशंस। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपने पैसेज पर। तो नेक्स्ट पैसेज जो हमारा है वो क्या है? हिंदी का पैसेज है, स्क्रीन पर लग चुका होगा आप लोगों के।
तो इसमें भी देखिए क्या बताया गया है, ऑर्डर क्या है कि अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। तो भैया ध्यान देना नहीं है हमें, ठीक है, तो हमें पढ़ना ही नहीं है। पहली बात तो देखना क्या है, सीधे क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी कितने क्वेश्चंस हैं बताए गए हैं, तो इसमें 6 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं आपको करने। तो चलिए पहला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मुझे बस स्लाइड मिल जाए। हाँ, मिल गया मुझे। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है। तो आपको पहला जो है दिख रहा होगा आपको स्लाइड पे, तो क्यों रहता है, ऑप्शन से वह सात्विक जीवन जीने लगता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर है कि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उससे कभी अवसर नहीं मिलता, या लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेकानेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है, या जितना है उतने से वह प्रसन्न हो जाता है। ठीक, तो आपको जो पैसेज दिया हुआ है अब उसमें ये चीज देखनी है कि मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है। तो क्यों रहता है, आप लोग पैसेज देखिए। तो पैसेज में देखिए कहां पे लाइन है, देख लेता हूं मैं भी, आप लोग देखिए कहां पे लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 पे देखिए, ठीक है, 7 पे 7 लाइन पे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। तो आपका पहला जो 6 का है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश का सही शीर्षक है। तो गद्यांश जब आप पूरा पढ़ेंगे तो सही शीर्षक क्या मिल जाएगा आपको। तो इसमें मैंने पूरा पढ़ रखा है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग खुद ही जान जाएंगे इनमें क्या हो जाएगा। तो असंतोष है, धन लोभ है, लोभ और असंतोष है, और लोभ और प्रीति है, ठीक है। तो लोभ और असंतोष, ठीक है, ये आपका करेक्ट जो है वो शीर्षक हो जाएगा। ठीक, आप लोगों की तरफ से कोई अलग भी हो सकता है, लेकिन जो आयोग के द्वारा आंसर बताया गया वो यही आंसर है। नेक्स्ट है, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। तो किस प्रकार से दुख ये माना गया है, तो आप लोग पैसेज में देखिए किस प्रकार का दुख है। तो देखिए आपको ये आपका डी ऑप्शन सही है, इसमें अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है, अभाव कल्पना, ठीक है। तो आपका कौन सी लाइन है, देखिए नीचे से देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वीं लाइन पे देखिए आपको मिल गया होगा, असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। तो आपका ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अभावग्रस्त, अभाव में, अंतःकरण, सात्विक। तो इसमें अभावग्रस्त का वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है, ये वर्ड प्रयोग नहीं हुआ है, मैंने पढ़ रखा है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। नेक्स्ट है सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है सात्विक जीवन का अंग। तो देखिए पैसेज में देखिए किसे कहा गया है सात्विक जीवन का अंग। सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। हाँ देखिए सबसे लास्ट लाइन देखिए अपनी, इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो संतोष जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा संतोष। तो आपका बी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग देखा हम लोगों ने कॉम्प्रहेंशन जो है वो कैसे करते हैं हम लोग। हमने इंग्लिश का भी कॉम्प्रहेंशन देखा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों हमने देखे कॉम्प्रहेंशन कैसे क्या हम लोग करेंगे, हमने टिप्स भी बताई आप लोगों को क्या क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। और जो 1 2 3 क्वेश्चंस होते हैं वो देखिए आप लोग पहले पैराग्राफ में ही मिल सकते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो लास्ट पैराग्राफ या मिड पैराग्राफ में मिल सकते हैं। तो इन्हीं टिप्स के साथ अगर आप लोग पैराग्राफ्स को हल करेंगे, कॉम्प्रहेंशन को हल करेंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो आप लोग जो सीसेट के कॉम्प्रहेंशन उनको टैकल कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। अब बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सारे रीड कर लीजिए, देन उसके बाद आप लोग पैसेज पर आइए। तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी अपने आप हो जाएगा, और आपकी एक्यूरेसी जो लेवल है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग इसमें बताना चाहूंगा कि द केपी शर्मा यूट्यूब चैनल पर मैथ की सारी क्लासेस जो है वो 1 बाय 1 चैप्टर वाइज चल रही हैं। तो जो भी 10th क्लास की मैथ जो है जिसका वीक सेक्शन है, या भाई बहन जो हो 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो वो ऑफकोर्स फ्री है,
फ्री बैच है हमारा, कॉन्सेप्ट क्लियर बैच के नाम से हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की हुई है। तो आप लोग 10th क्लास की पूरी मैथ जो है वो आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक वाइज चल रही है क्लासेस। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और जाकर के वो भी वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, द केपी शर्मा यूट्यूब चैनल जो है हमारा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, भाई बहनों के साथ चैनल भी ये शेयर कर देना है, द केपी शर्मा यूट्यूब चैनल, और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।